पिछले 1 महीने से आप टैक्स पेयर्स काफ़ी बिजी रहे होंगे, क्योंकि आपको पूरे इनकम का हिसाब किताब देना पड़ा होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना रिटर्न फाइल करना होगा आपको कि फॉर्म 16 में क्या लिखा, कहीं मिसमैच हो गया, कहीं यहाँ दिक्कत, कहीं यहाँ आमदनी बढ़ाकर दिखा दी गई, रिफंड आया कि नहीं आया। तो बहुत सारे उलझन लोगों के मन में होंगे, तो इन सारे उलझनों को दूर करेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स से जुड़ी हर दूसरी उलझनों को भी दूर करेंगे और उसी लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो स्टूडियो हमारे साथ बैठे हैं। तो बहुत बिजी रहेंगे ये महीना तो आपके लिए? हाँ, काफी जद्दोजहद रहती है। जद्दोजहद रहती है, तो अंतिम समय अभी रहता है कि लोग अंतिम समय आते हैं रिटर्न फाइल करवा दीजिए। असल में हम लोगों की थोड़ी सभी की भारतीयों की मानसिकता है कि जब आखिरी डेट नजदीक आ जाती है तब थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू होते हैं, पर हो जाता है। तो ये काफ़ी बिजी रहते हैं, इसके बावजूद समय निकाल कर हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं। तो इनके साथ कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आखिरी तारीख बीत जाने के बाद भी किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब उनके पास क्या रास्ते हैं। एक और बात, पिछले दिनों एक बड़ी घटना घटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करने वालों के लिए। अगर आप खुद नहीं बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं और से पता चल जाए कि आपने क्रिप्टो में कारोबार किया है, सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में। तो आपको क्या ख्याल रखना है ये हमें बताएंगे शरद कोहली साहब। और साथ ही साथ विदेशी कंपनी के ऑप्शन में अगर आप निवेश कर रहे होते हैं तो उसमें टैक्स बचाने के क्या नियम है, तो इस सारे सवालों का जवाब देंगे। साथ में आप लोगों के सवाल भी आएंगे, उसका भी जवाब देंगे टैक्स गुरु में। तो शुरुआत करते हैं कोहली साहब, सबसे पहले क्रिप्टो को लेकर के लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रहती है। हालांकि क्रिप्टो में जो लोग पैसा कमाते हैं उनके फॉर्म 16 या रिटर्न में अपने आप आ जाता है कि आपने क्रिप्टो से इतना कमाया है। फिर भी लोग अलग अलग तरकीब निकाल लेते हैं कि पता नहीं क्रिप्टो में पैसा कमाएं, शायद विदेशी क्रिप्टो में कमाएं तो हमें पता नहीं चलेगा। फिर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सरकार ने इसको लीगलाइज तो किया नहीं, तो टैक्स देना कितना जरूरी है। बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो रहता है। इस बीच सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दी क्रिप्टो को लेकर के। एक टैक्स पेयर के लिहाज से देखें तो इस गाइडलाइन का टेक अवे क्या है? देखिए, क्रिप्टो वैसे तो वर्चुअल जगत का प्राणी है, वर्चुअल जगत का प्राणी, और समय समय पर इसकी हम चर्चा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खबर भले। अच्छा, वर्चुअल जगत को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? आभासी जगत। अच्छा, आभासी। शुक्रिया, मेरी जानकारी में भी इजाफा हुआ। तो क्या है कि समय समय पर क्रिप्टो की कीमतें ऊपर नीचे जाए ना जाए, पर इससे संबंधित खबरें जरूर आती रहती हैं और क्रिप्टो चलता ही खबरों पर है। पर यह आयकर की खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्या करते थे लक्ष्मण कि क्रिप्टो ऐसा कॉइन लेते थे जो कि विदेशी एक्सचेंज से लिया गया हो या विदेशी कॉइन हो जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं। आपको पता ही होगा, मोबाइल के ऐप पर आपका आ जाता है ये, तो उसका जो सेव्ड रहता है, तो आपने कौन से देश से लिया, किस एक्सचेंज से लिया, ये लोगों को ऐसा लगता था, कुछ लोगों को, कि शायद भारत सरकार के लिए या आयकर विभाग के लिए इसको ट्रैक करना कठिन होगा। अब भारत सरकार, मुझे लगता है जब कोई तरीका आता है इवेजन का तो उसको बाईपास करने के तरीके भी तुरंत सीबीडीटी जो है वो ढूंढने लगता है। तो इसमें एक नया मैं टर्म बोलने जा रहा हूं जो शायद बहुत से लोगों ने नहीं सुना हो। इसको बोलते हैं आईकाफ, इंटरनेशनल क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जिस प्रकार आपको याद होगा स्विस खातों का और विदेशी एसेट्स का म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आपकी यहाँ खबर आ जाती है, आपने विदेश में कहीं प्रॉपर्टी ली है, विदेश में कहीं निवेश किया है, तो उस देश से खबर भारत आ जाती है। इसी प्रकार अब क्रिप्टो में भी इस आईकाफ के अंतर्गत, यानी इंटरनेशनल क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपके पास, यानी कि भारत सीबीडीटी के पास अब खबरें आ जाएंगी। और अगर आपने चोरी छुपे कोई क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन किया है जो कि आपको लगता है कि भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सीबीडीटी का कोई लेना देना नहीं है, तो बच जाएगा। तो उसके बचने के अब चांसेस लगभग ना के बराबर है। ओ, ऐसा कैसे करेंगे? क्या सीधा बता देंगे इनका बाहर वाले? हाँ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। और यही नहीं, भारत के संदर्भ में भी आपने जो शुरू में जिक्र किया, भारत के संदर्भ में भी 198 पेज का एक गाइडेंस नोट सीबीडीटी ने निकाला है। इस गाइडेंस नोट के अंतर्गत जो कैस्प है, ये भी नया टर्म शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, लक्ष्मण शायद आपने ना सुना हो। ये वो लोग होते हैं जैसे एक्सचेंजेस हैं, बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं। 198 पेज का गाइडेंस नोट है, इसमें बहुत सारी जानकारी अब इन सर्विस प्रोवाइडर से मांगी जाएगी। मैं जल्दी से नाम ले लेता हूं कौन कौन सी जानकारी होगी। पहले तो आपकी ड्यू डिलिजेंस, यानी कि वो कस्टमर क्लाइंट कौन है, उनकी केवाईसी वगैरह वो सब होगा। उसके बाद उनकी टैक्स रेजिडेंसी कहां की है, ये भी बताना होगा। इसके अलावा और चलें तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन बतानी पड़ेगी। और आगे चलते हैं तो हर ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग जो है वो कैस्प को करनी पड़ेगी।
और अंत में एक एनुअल रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति ने, जिनका ये सब ड्यू डिलिजेंस और केवाईसी हो गया है, उसने साल भर में कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो ये दो नई चीजें, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, एक देसी स्तर पर है। तो मुझे लग रहा है आप क्रिप्टो, और साथ में ये भी लिखा है गाइडेंस नोट में कि सारे गाइडेंस नोट बनाने का ये पर्पस, ये मतलब मत समझिएगा कि क्रिप्टो को वैधता यानी कि लेजिटिमेट हो गया है, ये मात्र ये तो बड़ा बेईमानी है। हाँ। भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप क्रिप्टो से कमा रहे हैं, रिपोर्ट करिए और उस पर टैक्स भरिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं क्रिप्टो से कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं क्रिप्टो वैध है कानूनी रूप आपको से पता ही है विचाराधीन है ये मामला, और अभी ना ये वैध है, ना ये अवैध है, ना लीगल है, ना इलीगल है, कहीं बीच मझधार में अभी लटका हुआ है। पर उससे अगर मुनाफा कमाया जा रहा है तो आपको पता ही है वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अब इनको कहा गया है, तो उसके अंतर्गत रिपोर्टिंग बहुत सख्त होती है। मुझे लग रहा है लक्ष्मण, पहले टैक्स आएगा, फिर कहीं शायद ये लीगल बने। ऐसा लग रहा है कि इस बार उल्टा मामला चल रहा है। उल्टा मामला चल रहा है, लेकिन ये बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति है कि जो काम को सरकार कानूनी रूप से सही नहीं मानती है, उससे अगर आपको आमदनी हो रही तो टैक्स तो देना पड़ेगा, भले ही वो काम जो है वो सही है गलत है, उसकी बाद में। ये तो मैंने आपको याद होगा उदाहरण दिया था, बहुत साल पहले की बात है, किसी ने चोरी की रिटर्न फाइल करी थी। हाँ। मतलब चोरी की एक्टिविटी की, बकायदा टॉर्च खरीदी, डंडा खरीदा, चाकू खरीदा, और ये खर्चा दिखाया उसमें, ये मेरी कमाई हुई। तो आप अगर आयकर अधिनियम के हिसाब से देखेंगे, रिटर्न स्वीकार हो जाएगी। वो आप क्रिमिनल भारतीय न्याय संहिता में पकड़े जाएंगे, वो अलग बात है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा, लेकिन ये ध्यान दीजिए मोटा मोटी एक लाइन में बात कि क्रिप्टो करेंसी में आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे भारत में किसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, भारतीय क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कारोबार कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो आप छुपा नहीं सकते हैं। अभी 198 पेज की गाइडलाइन है ना, 198 पेज की गाइडलाइन है। अब समझ सकते हैं किस तरह चारों तरफ से इसको घेरने की कोशिश की गई है। तो कई झंझट में पड़ना क्यों, कुछ आमदनी कमा रहे हैं तो बता दीजिए सरकार को कि ये क्रिप्टो से कमाई हमारी हुई है। फिलहाल चलते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चलते हैं सबसे पहले रायपुर चलते हैं, जहाँ से जेके सांघवी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सांघवी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बताया जाए क्या उलझन है आपकी? मेरा प्रश्न है सर, मैंने असेसमेंट ईयर 2011-12 तक मेरा एक फ्लैट था, जिसको मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ यूज में बताया था, और उसका वैल्यूएशन मैंने नील बताया है। और उसके बाद बाय मिस्टेक मैंने असेसमेंट ईयर 12-13 से ये ITR रिटर्न में बताना भूल गया हूँ मैं, और उस फ्लैट में मैंने आज तक कोई इनकम नहीं है, मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड आज की तारीख तक है। तो इस भूल को कैसे सुधारा जाए? हाँ, भूल तो हो गई, लेकिन अनजाने में भूल हुई है, सुधारने का तरीका तो होगा। पहले तो मैं सांघवी साहब की, लक्ष्मण आपकी इजाज़त से तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो भूल है, इस भूल का ना तो डिपार्टमेंट को कोई नुकसान है, ना रेवेन्यू को कोई नुकसान है, और सांघवी साहब आपको भी कोई नुकसान नहीं है। ये भूल को कोई, इस पर कोई आप पछतावा करने की जरूरत नहीं है। आगे से रिपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। इसलिए नहीं है पछतावा करने की क्योंकि आपको इस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से ना तो कोई इनकम हो रही है, ना ये कोई वैल्यूएशन बेसिस पे इसको इनकम में, जिस मकान में आप रह रहे हैं तो उसको आप नहीं भी दिखा रहे हैं तो चलेगा। आप जो हो गया सो हो गया, कोई नुकसान नहीं है। आगे से लक्ष्मण बोलते हैं ना, जब जागे तब सवेरा, तो अब आपको पता लग गया, रिपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। कोई आपके ऊपर कोई नोटिस या कुछ ऐसा, इसका टैक्स इम्प्लीकेशन कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जरूरी मुझे लगता है आपके लिए ये बात है। संघवी साहब कोई दिक्कत हो रही थी क्या, कि आपको कोई डर था? मतलब वो क्या है कि ये सोच रहा था कि इस प्रॉपर्टी को कभी भविष्य में बेचा जाएगा तो उसका कैपिटल गेन वाली बात आ जाएगी सर। हाँ, तो अगर बेचा जाएगा सांघवी साहब, तो जब बेचा जाएगा तब तो आप दिखाएंगे, तब तो मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं भूलेंगे। तो आप जो उस पर कैपिटल गेन होगा, देखिए सरकार को टैक्स से मतलब है, आप उस पर टैक्स दे रहे, और ये आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे टैक्स कोई बनता नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं भी दिखाया तो चल जाएगा, इसको ऐसे कह सकते हैं, चल जाएगा, कोई टेंशन है नहीं। और कोई दिक्कत हुई तो बाकी हम लोग बैठे ही हुए हैं, ऐसे ही सवाल भेजिएगा, सीधा टैक्स करू आपसे बातचीत करेंगे, आपके हर उलझनों को दूर करें। क्यों? जी बिल्कुल। चलिए, तो इस बीच एक सवाल दिल्ली से ले लेते हैं। रविंद्र कुमार मारवाड़ा साहब हमारे साथ हैं। रविंद्र जी नमस्ते। नमस्कार लक्ष्मण जी, और कोहली साहब को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। चलिए, तो दिल्ली में बारिश का मजा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं आप? हमारे यहाँ तो नहीं हो रही बारिश, बाहर हो रही होगी। अच्छा, चलिए बताया जाए, इनकम टैक्स में क्या मामला फंस गया? हाँ, मेरा ऐसा है कि मैंने अपनी वाइफ की रिटर्न भरी थी असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो इट वाज स्ट्रिक्टली, मतलब पूरी ये फॉर्म 16, 26 AS
और अपना TIS, AIS सबको बेस मान के ठीक से रिटर्न भरी थी, लेकिन उसमें इनकम 9 महीने के पेंशन शो की गई थी एज पर दी फॉर्म 16 जी क्योंकि हमने वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया था तो पेमेंट नहीं हुई थी। पेमेंट अप्रैल 26 में हुई, जी अप्रैल 25 में, सॉरी जी ठीक है। तो अब जो है अब 26-27 की रिटर्न भरी है तो वो भी एज पर द सेम डॉक्यूमेंट भरी है। उसमें भी उन्होंने 15 महीने की पेंशन शो की है क्योंकि 3 महीने की जो पुरानी थी वो भी इसी असेसमेंट ईयर में शो कर रही है। जी तो अब मैं ये सवाल है कि मतलब जो रिटर्न क्लियर नहीं हो रही तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो मतलब रिटर्न ठीक भरी है या गलती है कोई? देखिए मारवा साहब, मैंने जैसे अभी पिछले जो क्वेरी करने वाले थे लक्ष्मण सांघवी साहब, उनको भी यही बताया था कि रेवेन्यू को मतलब होता है कि टैक्स की लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो आपने जो पिछले साल की रिटर्न भरी 9 महीने की आपने कहा, तो अगर आपने एक्रूअल बेसिस पे पूरे 12 महीने दिखा दिए थे तो फिर तो, क्योंकि नॉर्मली इनकम जो है एक्रूअल या रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, इस सिद्धांत पे चलती है कि पहले ड्यू हो गई या पहले मिल गई। तो आपने अगर खाली 9 महीने की दिखाई थी, अब 15 महीने की दिखा दी है तो चल जाएगा काम। ये हो सकता है कि आपको नोटिस आए बाद में। अगर नोटिस आता है मारवा साहब तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि असल में दोनों की 12-12 महीने की पूरा का पूरा टैक्स और इनकम डिक्लेयर हो चुकी है। पर अगर आप 9-15 किया है तो वो भी चल जाएगा। सैद्धांतिक रूप से तो ठीक नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तो लक्ष्मण यही है कि पिछली भी पूरे साल की दिखाई जानी चाहिए थी, इस साल की भी 12 होनी चाहिए थी। पर क्योंकि अगर इन्होंने 9 की दिखाई है, अगले साल 15 महीने की दिखा दी, तो जो वहां जो टैक्स की शॉर्टफॉल थी वो यहाँ पूरी हो गई। पर इनकी बातों से मुझे लग रहा है मरवा साहब कि इन्होंने पिछले साल का पूरा 12 महीने का दिखा दिया, जबकि उसमें 9 महीने का ही दिख रहा था। तो अगले में 15 आ गया, तो अगर डुप्लीकेशन हो रहा है तो आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल ये बात आप ज्यादा जरूरी जानना चाहते होंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि पहले 12 महीने की दिखा दी, बाद में 15 की दिखा दी तो 3 महीने की फालतू हो गई, तो उसका एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। पर सैद्धांतिक रूप से ये ध्यान रखिएगा कि डिपार्टमेंट को दोनों 12-12 महीने का रिटर्न फाइल हुई है, उसके ऊपर टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। रविंद्र जी, कोई कंफ्यूजन है ना, इसमें टैक्स बचा है क्योंकि जो पहले 9 महीने की थी तो वो टैक्स कम देना पड़ा। अब जो है 26-27 में जो एग्जम्पशन लिमिट रेज हो गई तो वो इस बार टैक्स 0 हो गया। और अगर पिछली बार में शो करता तो टैक्स का तो 10,000 अब आपने स्पष्ट किया कि आपने पिछली बार की 9 महीने की ही फाइल करी, क्योंकि आपने शायद उसको AIS और 26AS से मैच करके फाइल की होगी। तो कोई नहीं, अब जो हो गया है तो चलने दीजिए। अगर नोटिस आता है मारवा साहब तो फिर आप नोटिस में जैसा आपने मुझे बताया है और अभी जिक्र किया है उसी हिसाब से आप जवाब दीजिएगा कि मेरे 26AS में, वैसे नियम आपको बता दूं, नियम यह कहता है कि आपको पिछले साल की पूरी 12 महीने की डिक्लेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि नियम है, जो प्रिंसिपल है इनकम टैक्स का, कि एक्रूअल और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। ड्यू तो हो गई थी, आपकी पेंशन तो पूरी 12 महीने की थी, वो किसी कारण से हो सकता है कि 26AS में रिपोर्ट ना हुई हो। तो 26AS में रिपोर्ट ना होना पर लक्ष्मण ये ध्यान दीजिएगा, सभी दर्शकों के लिए है, परंतु असल में इनकम का आ जाना, तो फिर आपका इनकम आना सुप्रीम हो जाएगा, 26AS सेकेंडरी हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि 26AS में अगर गलती दिखती है, उस गलती को वो सही मान के उस पर फाइल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अब क्योंकि हो चुका है मरवा साहब, तो इसलिए हो चुका है तो हो चुका है, चलने दीजिए। नोटिस आएगा तो यही एक्सप्लेनेशन आप दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि डिपार्टमेंट इस बात को कंसिडर करेगा और आपको कोई पिछले साल का अगर पेनल्टी वगैरह या शॉर्टफॉल लगाना चाहेगा तो शायद नहीं लगाएगा। यह थोड़ा सा मैटर जो है यहाँ से पेचीदा होता मुझे दिख रहा है, पर फिलहाल अभी इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले रिटर्न की भी आपकी जो डेट है रिवाइज करने की वो भी निकल चुकी होगी। तो अब आपको जो सिचुएशन सामने है उसी में आपको सुधार करना पड़ेगा। चलिए, तो ये है पूरा इनका सलाह, और इसके हिसाब से करिए। कोई दिक्कत होगी तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। इसमें जो लुधियाना चलते हैं, PC गर्ग साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। PC गर्ग साहब, काफ़ी देर से आप फोन पर इंतजार कर रहे हैं, बताया जाए क्या सवाल आपके पास? सर नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मेरी क्वेरी थी कि मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरा जो PF का ब्याज होता है वो एनुअल का रिटर्न में जो शो करना कंपलसरी है या नहीं? आपका क्या होता है, रिपीट करेंगे? सर EPF का ब्याज, EPF का अच्छा, EPF का ब्याज। जी गर्ग साहब, देखिए EPF का ब्याज जो मान्यता प्राप्त EPF है, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसको लक्ष्मण कहते हैं, उसके ऊपर जो ब्याज आता है वो माफ होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको एग्जेम्प्ट इनकम, जिसको हम शेड्यूल EI कहते हैं, शेड्यूल भी कहते हैं, कुछ शेड्यूल कहते हैं,
EI एग्जेम्प्ट इनकम वाले में आप दिखा सकते हैं, परंतु गर्ग साहब अगर नहीं भी दिखाया है तो चल जाएगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं लक्ष्मण जो हार्मलेस हैं, मतलब उसमें क्योंकि उस पर टैक्स तो लगना नहीं है, तो अगर आपने नहीं भी दिखाया तो चल जाएगा, पर अगर दिखाएं तो और अच्छा है। तो अगर अब आपके संज्ञान में आ गया है तो शेड्यूल EI में गर्ग साहब इसको आप दिखा दीजिए, टैक्स इस पर कोई नहीं लगेगा। ज्यादा जरूरी बात ये निकल के आ गई। गर्ग साहब कंफ्यूजन दूर? नहीं ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दिखाइए, कोई दिक्कत हो तो हम लोग बैठे हैं ना, कौन टेंशन ले रहे हैं। और ऐसा करते हैं, कई सारे सवाल आ रहे हैं लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक और चीज़ बताएंगे कि अगर आप तय समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास क्या रास्ते हैं, और साथ ही साथ कई लोगों के सवालों के जवाब भी लेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हम लोग आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, साथ ही साथ टैक्स बचाने के कई सारे तरीके ही बता रहे हैं। हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल नहीं, इससे पहले एक सवाल, इनकम टैक्स रिटर्न जिन लोगों ने समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनके लिए क्या रास्ता है? देखिए अगर तारीख आपकी निकल चुकी है और समय सीमा के अंतर्गत या कोई समस्या है, आप कहीं उलझे हुए हैं और नहीं कर पाते, तो उसमें 3-4 रास्ते हैं जो लोगों को ध्यान है, और ये रास्ते मुझे लगता है आप लक्ष्मण थोड़े से सुगम बना दिए। सुगम है। और सबसे पहला रास्ता तो ये है कि आप बिलेटेड रिटर्न जो 31 दिसंबर तक का समय होता है उस समय का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। उसमें सिर्फ फीस 5 लाख से अगर आपकी कम इनकम है तो 1,000 रुपए फीस जाती है। और अगर आपकी ये बाय द वे नए सेक्शंस अब धीरे धीरे लोगों के मुंह पे चढ़ रहे हैं, 263(4) ये सेक्शन है, पहले 139(4) हुआ करता था। तो इसके अंतर्गत आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न ये, और 5 लाख से ऊपर है आपकी तो 5,000 रुपए मात्र ये फीस जाती है। मात्र मैं कह रहा हूँ क्षमा मांग के, कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो सहूलियत ले रहे हैं वो 5,000 रुपए से उससे कहीं ज्यादा की होगी। पहली बात। दूसरा, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप, बहुत सारे लोग लक्ष्मण मैंने देखा आजकल एक और काम कर रहे हैं, करा उन्होंने बल्कि, जैसे अधूरी थी कुछ इंफॉर्मेशन और तारीख सिर पे थी और प्रेशर था कि भाई लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। उन्होंने क्या किया कि अधूरी रिटर्न या कुछ कमी थे रिटर्न फाइल कर दी। और किस चीज का फायदा उठाया? 263(5) के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा। अब रिवाइज के कुछ नए प्रोविजंस हैं। तो रिवाइज करेंगे तो आपको लेट फी ओवर नहीं देनी होगी? नहीं, आ रहा हूं मैं उसी पे। अगर आप 31 दिसंबर तक रिवाइज करते हैं तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिवाइज हो जाएगी। तो देखिए ना, अब कुछ लोगों ने बिलेटेड की बजाय वो 5,000 रुपए बचाने के लिए ये तरीका निकाला। अच्छा नहीं कि नहीं, अच्छा मैं इस पे आता हूं। ये बहुत जरूरी बात आपने पूछी, अच्छे वाली बहुत काम की बात पूछी है। तो 31 दिसंबर तक तो कोई फी नहीं है। अब रिवाइज रिटर्न आप मार्च तक भी कर सकते हैं, 31 मार्च 2027 तक। तो वो रिवाइज करते हैं तो फिर 5,000 रुपए की उसकी फी है। तो उन 3 महीनों में फी है, उससे पहले फी नहीं है। अब आपने जो मतलब दिसंबर तक करेंगे तो फी नहीं, तो रिवाइज फ्री है। अच्छा, रिवाइज दिसंबर के बाद करेंगे, मार्च तक उस 3 महीने में आप करेंगे तो फिर फी है। अब आपने कहा कि अच्छा है, देखिए स्ट्रैटेजी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, अंदर की बात है। अच्छा, वो अंदर की बात यह है कि जो व्यक्ति, देख लो अंदर की बात कैमरे बता रहे हैं, बताइए। और यही मुझे लगता है टैक्स गुरु की खासियत है कि अंदर की बात ऑन एयर हो जाती है। ऑन एयर हो जाती है। तो अंदर की बात यह है कि रिवाइज रिटर्न को आयकर विभाग, वैसे तो 263(5) के अंदर पूरा प्रोविजन है, पर मुझे ऐसा लगता है अनुभव से कि वहां स्क्रूटनी में आने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि भाई आपने फाइल किया, फिर रिवाइज की, कुछ भूल गए। देखिए जेन्युइन रिवीजन होते हैं, गलती से रह गया, प्रोविजन इसीलिए बना हुआ है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक माइक्रोस्कोप लेके ऐसे रिटर्न को जरूर देखा जाता है, क्या ऐसी वजह है जो एक बार फाइल करी, फिर कुछ आफ्टर थॉट था, उसको रिवाइज कर दी। अच्छा, मैंने तो ऐसे लोग देखे जो 3-3, 4-4 बार रिवाइज करते हैं। अच्छा, उसकी सीमा नहीं होती होगी? नहीं, आप जितनी बार मर्जी रिवाइज करें। अच्छा, आप रिवाइज कर, तो जब आप बार बार करेंगे तो आप तो फिर दाल में कुछ काला नजर आने आता, तो इसलिए कोशिश करें नहीं। पर अब अगर हो गया है, एक ये, अच्छा आपको पता होगा, अब तो आप इस डेट से ले तो 4 साल तक आप ITR-U, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड कहते हैं, वो भी फाइल कर सकते हैं एडिशनल। उसके बारे में हम कई दफे बात कर चुके हैं। ये पर ये ध्यान रखिएगा कि 2 चीजें, एक तो टैक्स अगर आपका बन रहा है और आपने लेट करी है फाइल, तो 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज देने के लिए तैयार रहिएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड था तो साहब वो हाथ से आपके निकल गया होगा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ये इसी साल का ना? हाँ, मतलब वो पीछे से भी चला आ रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, और वो आप अगर बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न में आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। चलिए, तो ये सारी बातें बिलेटेड में तो कम से कम नहीं। ये सारी बातें बता दी कोहली साहब ने। इस बीच एक फोन कॉल आ चुका बेंगलुरु से सुनीता सिंह जी का। सुनीता जी नमस्ते, बताएं। हाँ, क्या सवाल नमस्ते है? सर। नमस्ते सर, एक्चुअली मैं एक US बेस्ड स्टार्टअप कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरे पास उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, जो कि $5 पर शेयर मुझे मिला था। बट उस दिन FMV फेयर मार्केट वैल्यू 5.88 था,
तो जो डिफरेंस अमाउंट 0.88 है, क्या पर शेयर उस पे मुझे टैक्स लाइबिलिटी बनती है? जी और हाँ, अगर क्योंकि बनती है, ओके अगर बनती है तो मुझे कहाँ और कैसे उस रिटर्न को दिखाना है? देखिए, सुनीता जी ने बताया लक्ष्मण कि ये उस स्टार्टअप में जॉब करती हैं, तो जॉब करती हैं तो इसको हम ईसॉप कहते हैं, ये तो एम्प्लॉय। तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू और जो प्राइस आपको में एक्सरसाइज प्राइस उसमें डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है वो परक्विजिट की तरह। और मजे की बात परक्विजिट में यह लक्ष्मण कि ये परक्विजिट का सेक्शन 17 पुराने एक्ट में भी होता था, नए एक्ट में भी 17 ही है। बहुत कम ऐसी प्रोविजंस हैं जिनका एक ही रखा गया है। तो ये दोनों में आपको 88 सेंट्स हैं सुनीता जी, उन 88 सेंट्स के हिसाब से आपको परक्विजिट के अंतर्गत टैक्स देना पड़ेगा अपनी बाकी इनकम के साथ जोड़कर। सुनीता जी, कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, नहीं, कंफ्यूजन ये है कि मतलब कि मुझे इनवॉइस आता है उधर से, दैट इज नॉट जॉब, इनवॉइस आता है मुझे, मेरे कंसल्टेंसी सर्विसेज मिलता है, तो जो हाँ, भी जो डिफरेंस अमाउंट है वो मुझे सर ने बोला 88 सेंट्स। सुनीता जी, आपके अब देखिए, इन्होंने जो आप कहा उसमें फर्क हो गया। आपने पहले कहा कि आप जॉब करते हैं, अब आपने कहा कि आप कंसल्टेंसी करते हैं। तो देखिए, कंसल्टेंसी है फिर तो ये परक्विजिट नहीं होगा। मैंने जो सेक्शन 17 कहा, फिर उसके अंतर्गत वो लागू नहीं होगा क्योंकि आप उनके एम्प्लॉय नहीं है। तो ऐसे में आपके और उनके बीच जो कंसल्टेंसी एग्रीमेंट है वो इसकी टैक्सेबिलिटी गवर्न करेगा। पर ये फिर भी रहेगा कि 88 सेंट्स, क्योंकि 88 सेंट्स का लक्ष्मण आप ध्यान से देखें तो इनको 88 सेंट्स का इस कंसल्टेंसी की वजह से सीधा बेनिफिट हो रहा है। $5 का था और 5.88 का था, इनको 5 का मिला। तो 88 सेंट्स जो डिफरेंस है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट जो आपकी कंसल्टेंसी इनकम है उसमें आपको इसको एडिशनल जोड़ के दिखाना पड़ेगा। और आपको पता होगा कंसल्टेंसी में से आप जो बिजनेस के खर्चे होते हैं सुनीता जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको क्लेम करते होंगे, स्टेशनरी है, टेलीफोन, इंटरनेट है, व्हीकल यूज करते हैं वगैरह वगैरह। करते हैं कि नहीं करते सुनीता जी? फर्स्ट टाइम ही सर फाइल करना है। नहीं, ये हाँ, देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सब मामला है। हम लोग टैक्स रूल में बताते रहते हैं, कंसल्टेंसी करती हैं तो आप कई सारे खर्चे को क्लेम कर सकते हैं। जो आपकी कंसल्टेंसी से संबंधित खर्चे हैं सुनीता जी, मान लीजिए इंटरनेट का बिल है, व्हीकल का फ्यूल है, डेप्रिसिएशन है, मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जिस घर के एक हिस्से में अगर आप ऑफिस बनाया ना लक्ष्मण, तो उसके घर के एक हिस्से को आप एक रेंट प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें क्लेम कर सकते हैं सुनीता जी। तो देखिए, आपने तो मेरे $5.88 का पूछा था, हमने आपको उससे बढ़ के बता दिया टैक्स प्लानिंग। चलिए सुनीता जी, इसको देखिए और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा फिर टैक्स गुरु में। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपका था और आपको हम लोगों ने बोनस जवाब भी दे दिया। बिल्कुल। चलिए, तो सुनीता जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों को जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलिए, क्योंकि मोबाइल नंबर रहता है ना, तो ऐसे ही सीधे आपको टैक्स गुरु से संपर्क करवाते हैं और एक सवाल के जवाब में कई सारे जवाब निकलते हैं जो आपके लिए दोहरा फायदा कर सकता है। इसे सवाल के साथ नाम और मोबाइल नंबर जरूर दीजिए। ईमेल ID है tax@moneycontrol.com। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।